हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सीसीआई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो 1940 तक की प्रमुख घटनाएं थी उनका अध्ययन हमने कर लिया। कल की क्लास में जो पीछे वाली क्लास में थे हमने पृथक पाकिस्तान की मांग जो किस तरह से तीन अलग अलग अधिवेशनों की चर्चाएं हमने की थी कि सबसे पहले जो मांग की जाती है वो इलाहाबाद अधिवेशन, जहां से पाकिस्तान की पृथक मांग का पहली बार प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान शब्द के लिए रहमत अली चौधरी ने 1933 के अमृत विश्वविद्यालय का छात्र था, और द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत लाहौर अधिवेशन 1940 और पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया वो 1943। तो उसी की कड़ी में अब अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि गांधी युग ही पढ़ रहे हैं। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन कल हमने पढ़ ही लिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसके व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को चलाया गया था, अलग अलग सत्याग्रही बने थे, व्यक्तिगत लोगों से संपर्क करके उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का जो कार्य किया। उसके बाद में अगला जो गांधी जी का महत्वपूर्ण जो आंदोलन रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले इस समय 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था मित्रों। तो उस दौरान अंग्रेज लोग भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। तब उन्होंने भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें ब्रिटेन पर दबाव डाला, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पे दबाव डाला कि आप एक मंत्रिमंडल के रूप में, एक मिशन के रूप में भारत भेजकर भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल करें, हमारी हेल्प करें। उन्हीं के उद्देश्य से भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों की सहायता प्राप्त करने के लिए चर्चिल के द्वारा एक युद्ध जो मंत्रिमंडल था उनमें स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशनीय जो दल है वो भारत भेजा गया भारतीयों की सहायता के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले उनकी पृष्ठभूमि के रूप में अपन बात कर रहे हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन जो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था चर्चिल के द्वारा, याद रखेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का जो भारत आगमन रहता है वो हमें याद रखना है। क्रिप्स मिशन जो भारत आता है हम याद रखेंगे 1942 की घटना है। कब की घटना ये? क्रिप्स मिशन 1942 की घटना रहेगी। इसी के तहत अपन बात कर रहे हैं कि क्रिप्स मिशन का जो भारत आने का उद्देश्य था, उस समय ब्रिटिश जो पीएम था, हमें याद रखना है कि क्रिप्स मिशन जो भेजा गया वो किस ब्रिटिश पीएम के द्वारा भेजा गया, वो बात हमें याद रखनी है। यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? चर्चिल था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य, युद्ध मंत्रिमंडल के ही सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स। युद्ध मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य थे कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स। उनको भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए एक मिशनीय दल को भारत भेजा गया ताकि भारतीय लोग उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सहायता कर सके। तो क्रिप्स मिशन के आने का उद्देश्य किसके नेतृत्व में आया था? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल थे। चर्चिल ने इनको भेजा था और चर्चिल पे जो दबाव डाला था वो मित्र राष्ट्रों ने डाला था। चर्चिल पे दबाव जो डाला था मित्र राष्ट्रों ने कि आप भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज्य के अलावा भारतीय जनता किसी भी प्रकार की मांग को स्वीकार करने वाली नहीं थी। लेकिन फिर से उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेल्प करने के लिए, भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए युद्ध के दौरान जो वहां का मंत्रिमंडल था उन्हीं का एक सदस्य था क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। उनके नेतृत्व में इनको भारत भेजा गया। तो दबाव डाला था किसने? मित्र राष्ट्रों ने चर्चिल पे दबाव डाला कि आप एक मिशन को भारत भेजें ताकि भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करें, आप उसमें मुख्य उद्देश्य रखें, उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग ही भारतीय लोग हमारी हेल्प करेंगे। तो क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में एक सदस्यीय दल ही था, एक ही व्यक्ति आया था। एक सदस्यीय दल के रूप में ये 1942 ईस्वी में भारत आया। याद रखेंगे क्रिप्स मिशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध
जो 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में बता चुका हूं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। धुरी राष्ट्र में केवल 3 ही राष्ट्र थे, रोम, बर्लिन, टोक्यो। मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे प्रमुख राष्ट्रों का संघ बना था जिनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। रोम इटली की राजधानी, बर्लिन जर्मनी की राजधानी और टोक्यो जापान की राजधानी। तो मित्र राष्ट्रों ने भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का समर्थन या हम कह सकते हैं सहायता प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। जब ये क्रिप्स मिशन भारत आता है, कब? 22 मार्च 1942 को भारत आगमन। 22 मार्च 1942 को भारत आगमन। याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को, लेकिन इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो 29 मार्च। हो सकता है कुछ किताबों में इनको 30 मार्च भी दिया हुआ हो, क्योंकि अलग अलग किताबें अलग अलग डेटेज बताती, ज्यादा इश्यू नहीं है। 29 या 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो ये बातें याद रखनी। 22 मार्च को क्रिप्स मिशन के नेतृत्व में एक सदस्य दल भारत लौट जाता है और 29 या 30 मार्च, जिसको हम कहते हैं 1942 को, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? क्रिप्स मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो। क्रिप्स मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल, याद रखना हमें, कौन था? लिन लिथगो उस समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। अगस्त प्रस्ताव के समय भी हमने चर्चा की थी, लिन लिथगो ही था। तो इस तरह से ब्रिटिश पीएम चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उस पर दबाव डाला कि भारतीय लोगों का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए आप एक सदस्य के रूप में, मिशन के रूप में भारत भेजें। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये दल भेजा गया और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें कौन कौन सी ऐसी शर्तें रखी थी उनका अपन अध्ययन करेंगे। 22 मार्च को भारत आया, अपनी रिपोर्ट 29 मार्च या 30 मार्च 1942 को इन्होंने प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई थी? क्रिप्स मिशन रिपोर्ट की मुख्य बातें। क्रिप्स मिशन के उद्देश्य, इन्होंने क्या उद्देश्य रखे थे रिपोर्ट में, उनके बारे में सबसे पहला उन्होंने उद्देश्य वही रखा जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट्स, ये 1928 की मांग थी, लेकिन अप्रासंगिक हो चुकी है कि अब भारतीयों ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया। स्वतंत्रता के अलावा दूसरी किसी भी मांग भारतीय लोगों को स्वीकार नहीं थी। तो कि भारतीय लोगों को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। एक अखिल भारतीय संघीय स्थापना की जाएगी, जिसके तहत जो विदेशिक जो नीति होगी उसमें भारतीय लोगों को क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण के लिए, युद्ध के पश्चात यानी द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा उसके पश्चात संविधान निर्माण के लिए परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के लोग और दूसरे साथ में कौन रहेंगे? देशी रियासतों के लोग, देशी
रियासतों के लोग, देशी रियासतों के लोग भी इसमें शामिल रहेंगे कि इन्हीं लोगों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश भारत के लोग और भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, एक ठोस भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम लीग, अल्पसंख्यक के रूप में कौन रहेंगे? मुस्लिम लीग। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग ने भी पृथक राष्ट्र द्विराष्ट्र जो सिद्धांत था लाहौर अधिवेशन में दिया, उनको भी दूसरी किसी प्रकार की कोई मांग स्वीकार नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान का क्या किया जाए? विभाजन किया जाए। इनके अलावा इसमें एक शर्त इन्होंने और रख दी कि ब्रिटिश भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत में कोई भी प्रांत अलग राष्ट्र बना सकता है जब वो अलग राष्ट्र बना सकता है तो उनके लिए संविधान भी अलग बनेगा। तो उनके लिए अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो उनके लिए अलग संविधान का निर्माण, एक तरह से हम कह सकते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी भारत विभाजन की बात को वो लोग स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत में ऐसा कोई भी प्रांत जो भारत से अलग होना चाहता है उनको अलग किया जाएगा और उस राष्ट्र के लिए अलग से क्या दिया जाएगा? संविधान बनाया जाएगा। देशी रियासतों को भी यह अधिकार दिया गया था कि आप भी ब्रिटिश भारत से अलग होकर एक अलग प्रांत का निर्माण कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट से यह बात साबित होती है कि उन्होंने भारत विभाजन की बात को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। याद रखेंगे, अलग संविधान निर्माण, इस बिंदु से यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने भारत विभाजन की बात को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। भारत विभाजन स्वीकार, यानी भारत से कोई भी प्रांत अलग हो सकता है, कोई भी देशी रियासत अपना अलग प्रांत का निर्माण कर सकती है और अलग प्रांत के लिए ही वो अपने अलग संविधान का निर्माण कर सकती है। तो इस तरह से उन्होंने ये मुख्य मांगे रखी थी। लेकिन आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य के अलावा दूसरी कोई मांग स्वीकार नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। क्रिप्स मिशन का क्या किया इन्होंने? बहिष्कार। क्योंकि इन लोगों के द्वारा डोमिनियन स्टेट्स देने की जो बात की जा रही थी, लेकिन भारतीय कांग्रेस के द्वारा केवल पूर्ण स्वराज्य के अलावा दूसरी किसी भी प्रकार की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जो साम्राज्य था, ब्रिटिश भारत था, उनसे प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया, ब्रिटिश राजाओं को अलग होने का अधिकार दिया, उनके आधार पे कांग्रेस ने क्या किया? क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग तो एक अलग राष्ट्र का निर्माण ही चाहती थी, बाकी उनके हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स मिशन का क्या किया? बहिष्कार। इस क्रिप्स मिशन के लिए हमें याद रखना है कि पंडित महात्मा गांधी ने इन क्रिप्स मिशन के लिए क्या वाक्य यूज किया? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से एक चेक की वैल्यू 3 महीने के बाद खत्म हो जाती है, वो कागज का टुकड़ा कोई काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार से गांधी जी ने कहा कि आपने बहुत देरी कर दी है। जिस तरह से एक चेक की अवधि समाप्त होने के बाद उसकी क्या वैल्यू है,
उसी तरह से आपके इस मिशन की वही वैल्यू है जो एक चेक की वैल्यू होती है। इस तरह से हमें याद रखना है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा, उत्तर दिनांकित चेक की संख्या दी, याद रखेंगे उत्तर दिनांकित चेक है ये, उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक हम कह सकते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी गई, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए क्या कहा कि एक उत्तर दिनांकित चेक है, याद रखेंगे। ऐसा गांधी जी ने किसके बारे में कहा था, यह भी याद रखनी बात, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि जिस तरह से एक चेक की अवधि समाप्त हो जाती है उसी तरह से इस क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो आपका पूरा हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि एक टूटे हुए बैंक की तरह है ये। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया क्रिप्स मिशन के बारे में, जेएल नेहरू, याद रखेंगे जेएल नेहरू, जेएल नेहरू ने कहा क्रिप्स मिशन को एक टूटा हुआ बैंक, एक टूटा हुआ बैंक है, एक टूटे हुए बैंक की जो कीमत होती है वही इस क्रिप्स मिशन के उद्देश्य की वैल्यू वही रहेगी। तो दो कोटेशन हमें याद रखने हैं क्रिप्स मिशन के बारे में कि महात्मा गांधी ने कहा इसको उत्तर दिनांकित चेक, अंग्रेजी में कई बार पूछा जाता है पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा गया, तो हमें यह भी बात याद रखनी कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था। और इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये एक टूटे हुए बैंक की तरह है। और जवाहरलाल नेहरू ने एक कोटेशन और बताया था, बिना इंजन की रेलगाड़ी 1935 के अधिनियम को कहा था, क्योंकि उसकी सारी जो शक्तियां थी, जो पावर कंट्रोलर थे वो ब्रिटिश लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा 1935 के अधिनियम के बारे में कि बिना इंजन की रेलगाड़ी है ये। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। इस तरह से क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो असफल रहा और ये 1942 ईस्वी में स्टेफर्ड क्रिप्स जो भारत से वापस ब्रिटेन चले जाते हैं। इसके बाद में अब इसी के विरोध में ऐसे बहुत सारी बातें थी, पूर्ण स्वराज्य के अलावा कोई बात स्वीकार नहीं की जानी थी। इन्हीं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के द्वारा जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, आखिर उनको भी ये बात माननी पड़ी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब सत्य और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने बहुत कर लिया। विनय पूर्वक उनका आदर पूर्वक, विनम्र पूर्वक उनके आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे अपनी मांगे मंगवाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना, असहयोग करके देख लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान अब व्यक्तिगत सत्याग्रह चला के भी देख लिया, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब उन्होंने जो अंतिम उनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के द्वारा तीसरा राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो आंदोलन कौन सा रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के द्वारा जो तीसरा आंदोलन चला रहा है क्रिप्स मिशन के उद्देश्य की असफलता के बाद, तीसरा जो आंदोलन रहेगा वो कौन सा रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का यह तीसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी ने 3 राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन चलाए। हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये आंदोलन कब चलता है, ये तिथि भी हमें ध्यान रखनी है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कब चलाया गया, क्रिप्स मिशन के वापस जाने के बाद 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया गया। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद रखनी है कि गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जा रहा है। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो हमें याद रखना है कि इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव की यदि हम बात करते हैं तो 14 जुलाई 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को, याद रखेंगे। इस प्रस्ताव को कहां से पारित किया गया, इस प्रस्ताव को वर्धा कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। वर्धा कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से 14 जुलाई 1942 को
वहां की जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में 14 जुलाई 1942 को। इस बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाएगी? याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस वर्धा की 14 जुलाई 1942 की जो बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पास किया गया, यानी रखा गया उनको, इसकी अध्यक्षता की जाती किन के द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। याद रखेंगे, तो भारत छोड़ो आंदोलन, अब इनका दूसरे नाम की यदि बात करते हैं, क्योंकि ये 14 जुलाई का इनका प्रस्ताव रखा जाएगा और इनके बाद में इनका जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होगी वो अगस्त में होगी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को दूसरा किस नाम से जानते हैं? इनको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त के महीने में ये आंदोलन शुरू होगा। इनको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो रखा गया वो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक वर्धा में बुलाई गई, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई और उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया। इसके बाद में हमें ये याद रखना है कि भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया, भारत छोड़ो का जो नारा यदि दिया जाता है कि भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया? वो दिया था यूसुफ मेहर अली। ये नारा किस व्यक्तित्व के द्वारा दिया जाता है? यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया जाता है। भारत छोड़ो का जो नारा किसके द्वारा दिया जाता है? यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया जाता है। इसके बाद में प्रस्ताव को पारित किया था, प्रस्ताव की जो पुष्टि होती है वो होती है कहां पे? याद रखेंगे, बंबई में। बंबई में 8 अगस्त 1942 को जो वर्धा की कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, उनकी जो पुष्टि की गई, अनुमोदन जो किया गया वो बंबई में किया गया। कब? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इस बंबई में बंबई की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसे क्या किया गया? अनुमोदन किया गया, इनको लागू किया गया। और इसी बैठक की भी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी वर्धा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता और बंबई की जो कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वर्धा में रखा गया, उनको लागू किया गया, वो उन दोनों बैठकों की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जाती है। 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। आंदोलन की जो शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था बंबई में। किसने प्रस्ताव रखा? किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्ताव रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने इसको तैयार किया था, याद रखना है, लेकिन जो रखा था वो किसने? प्रस्ताव बंबई की कांग्रेस कार्य समिति में किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंदोलन की जो शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है आपके 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
9 अगस्त 1942, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ किताबों में 8 अगस्त भी दे रखा है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते हैं इतने नजदीक, इसलिए 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कहां से? बंबई से, याद रखेंगे। कहां से? बंबई के कौन सा मैदान? ग्वालियर टैंक। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इस शुरुआत के दौरान गांधी जी के द्वारा लोगों को एक मंत्र दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान गांधी जी द्वारा मंत्र, गांधी जी लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं जिसको आपको हृदय में संजोना है। वो नारा कह सकते हैं आप। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के दौरान कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। अच्छी तरह से याद रखना, गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। याद रखेंगे, या तो भारतीय लोग अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे या अपने जान की बाजी लगाएंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करेंगे। इसलिए जो सत्य और अहिंसा का पुजारी, उसने भी आखिर में निर्णय ले लिया कि करो या मरो। ये नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? हमें याद रखना है, करो और मरो का जो नारा दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के दौरान दिया जाता है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, कई बार इंग्लिश में भी आता है, डू और डाई, करो या मरो। या तो हम लोग रहेंगे या अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक बात मुझे याद आ रही है कि एक और नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, मरो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी के इस नारे से रिलेटेड जैसा ही है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक नारा दिया जाता है, मरो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया कौन सा? मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। ये नारा दिया गया किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो गांधी जी ने जनता को एक छोटा सा मंत्र दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो, अब डू और डाई की स्थिति है। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वृद्धा में रखा था तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध करने के दौरान, प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने कहा, प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने कहा, प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने कहा कि मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब लोगों ने उनका विरोध किया, प्रस्ताव का विरोध किया, तब उन्होंने कहा कि मैं, याद रखेंगे इसको, मैं देश की बालू यानी मिट्टी, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ऐसा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा। जब कुछ लोगों ने उनके प्रस्ताव का विरोध किया तब उन्होंने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को ही गांधी जी ने जनता को मंत्र कौन सा दिया? करो या मरो, डू और डाई। इसके बाद में आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन था वो नेतृत्वहीन था, स्वतः स्फूर्त था। कि ऐसा क्यों था? क्योंकि 9 अगस्त के दिन ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 9 अगस्त को कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारियां, कांग्रेस के
नेताओं की गिरफ्तारियां याद रखनी हमें, क्योंकि जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से ही कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर को अंग्रेजों ने बंद करके जेल में डाल दिया था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक नेतृत्व विहीन जन स्फूर्त आंदोलन था। जनता स्वयं ने इच्छाओं से अपना भाग लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का कार्य किया था। तो गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया जो नेतृत्व विहीन था? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? तो भी हमें उत्तर देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 अगस्त के पहले दिन ही कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया कि गिरफ्तारियां अलग अलग जेलों में इनको बंद कर लिया गया। तो ये बातें हमें याद रखना है कि आंदोलन की शुरुआत के दौरान ही कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन बड़े बड़े लीडरों के तहत हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसा नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने, आपको पता हो कि आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस जो पूना में है, 9 अगस्त के दिन यहां से महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाला गया। नंबर 1 आगा खां पैलेस में बंद किया गया किसको? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और आगा खां पैलेस में रखा गया। कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी के बाद में कस्तूरबा गांधी। इसके बाद में महात्मा गांधी के निजी सचिव थे महादेव देसाई। महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में कौन थे? महादेव देसाई। याद रखेंगे ये महात्मा गांधी के क्या थे? निजी सचिव थे। भारत छोड़ो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी ये उनके साथ में गए थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। निजी सचिव के रूप में थे महादेव देसाई। इसके बाद में एक महिला का नाम हमें यहां से याद रखना है, वो थी आगा खां पैलेस में कौन सी? सरोजनी नायडू। सरोजिनी नायडू। इन 4 व्यक्तियों को जो मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, जो महात्मा गांधी की निजी सचिव थे सरोजिनी नायडू, इन सभी लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके किस स्थान पे बंद कर दिया? 9 अगस्त के दिन ही। हमें ये बात याद रखनी, आगा खां पैलेस पूना में आंदोलन की शुरुआत के दिन से ही इनको गिरफ्तार करके क्या कर दिया? जेल में बंद कर लिया। इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है कि आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन बड़े बड़े नेताओं की पहले दिन ही गिरफ्तारियां होने के कारण इनको नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जाता है, या हम इनको कहेंगे कि स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः यानी बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने के बावजूद जनता, किसान, मजदूर, छात्र, सभी लोगों ने, महिलाओं, पुरुषों ने, सभी लोगों ने अपनी इच्छाओं के अनुसार अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। ये 2 नाम हमें याद रखना है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को जो 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन के तहत इन लोगों की गिरफ्तारियां की थी। तो वो हमें याद रखना है कि कांग्रेस ने कौन सा ऑपरेशन चलाकर इन सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया? ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस ऑपरेशन के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया? ऑपरेशन जीरो ओवर। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किस आंदोलन से रहेगा? तो हमें ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किस आंदोलन से रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन से रहेगा, जिसको लागू करके अंग्रेजों ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आगा खां पैलेस में कितने लोग बताए? 4, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, जो उनका निजी सचिव था सरोजिनी नायडू। याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू। इन 4 व्यक्तियों को पूना के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी की जो गिरफ्तारी उनके द्वारा की जाती है वो किस स्थान से की जाती? बंबई से की जाती। ये भी बात याद रखना है।
महात्मा गांधी को गिरफ्तार कहां से किया गया? बंबई से। क्योंकि यह आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? बंबई से ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की जाती है, ये बात याद रखनी है। लेकिन उनको पैक कहां किया गया? आगा खां पैलेस, पूना में। तो इस तरह से इस गिरफ्तारियों के बाद, इन 4 लोगों के बाद अगले चरण में जो अहमदनगर जेल थी, महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित है, अहमदनगर जेल में कौन कौन से नेताओं को बंद किया, ये बात भी हमें याद रखनी। अहमदनगर जेल में बंद, इसके तहत हम देखते हैं अहमदनगर के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में जो मंत्रिमंडल 1937 में बना था, इनके नेतृत्व में। इसके बाद में पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष, आचार्य कृपलानी, इन लोगों को गिरफ्तार करके इन्होंने किस दुर्ग में बंद कर दिया था? याद रखेंगे, अहमदनगर जेल में इन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं पटना की बांकीपुर जेल में, पटना की बांकीपुर जेल में बंद किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना की बांकीपुर जेल में किसको बंद किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना की हजारीबाग जेल में पटना की हजारीबाग जेल में याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर थे उनको उन लोगों ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो ये आंदोलन नेतृत्वहीन हुआ या नहीं हुआ? आप खुद सोचें कि नेतृत्वहीन था, स्वतः जनता भड़क उठ चुकी थी। और जब इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया तो अंग्रेज ने कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था के रूप में घोषित कर दिया था। इनके अलावा जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो कुछ लोगों के द्वारा भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ नेताओं ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग भूमिगत हो गए थे क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया जा चुका था। तो भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके तहत हम देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन,
इसके अलावा उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। बंबई में भूमिगत होकर नेतृत्व प्रदान किया। तो ये बात याद रखेंगे, जब बड़े बड़े नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद में कुछ ऐसे लीडर थे जिन्होंने भूमिगत रहते हुए, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, छात्र, किसान, मजदूर, जिन लोगों को उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रोत्साहित किया था, उनकी रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका गया था, सरकारी जो कारखाने थे उनका बहिष्कार किया गया था, जो डाक और तार के जो लाइनें थी उनको उन लोगों के द्वारा काट लिया गया, रेल की पटरियों को उनके द्वारा नेतृत्व करते हुए लोगों से उखड़वा दी गई। इस तरह से भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व उन लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद में इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। आखिर अंग्रेजों ने जब इस तरह से आंदोलन फैल रहा था और अंग्रेजों के ऊपर दबाव था, क्योंकि अंग्रेज उधर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले से व्यस्त थे दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में, क्योंकि 1941 तक स्थिति दूरी राष्ट्रों के पक्ष में थी। अमेरिका के द्वारा युद्ध में प्रवेश करने के बाद में पासा पलट जाता है, तो अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष और भयानक स्थिति बनी हुई थी। इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसकी स्थापना की गई? समानांतर सरकारों की स्थापना। समानांतर सरकार की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये स्थापित की गई। ये खुद अच्छा प्रश्न बनता है कि गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया, किस आंदोलन के तहत समानांतर सरकारों की स्थापना की गई? तो हमें ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि समानांतर सरकारों की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही की गई थी। बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, कई लोगों ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो कौन कौन से ऐसे स्थान रहे जहां समानांतर सरकारों की स्थापना की गई? बात करते हैं पहले स्थान की। वो स्थान कौन सा था जहां सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया। याद रखेंगे। इसके बाद में बलिया के बाद में दूसरी की जाती है मिदनापुर। तामलुक सरकार मिदनापुर में थी। तामलुक। तीसरा आपका रहेगा सतारा। तलचर। ये चार बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या की जाती है? समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले सर्वप्रथम समानांतर सरकार की स्थापना अच्छा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले किस स्थान पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो वो स्थान रहेगा बलिया, उत्तर प्रदेश में। बलिया हमें याद रखना है। बलिया कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। यहां से जो समानांतर सरकार का नेतृत्व किया गया वो हमें याद रखना है चित्तू पांडे। यहां से जो नेतृत्व किया गया वो किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा। याद रखेंगे, चित्तू पांडे के द्वारा यहां से नेतृत्व किया गया। याद रखेंगे किसके नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहां से इस सरकार का गठन किया जाता है। जो वहां का जिलाधीश था उनसे कानूनों को लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था। तो इसके बाद में याद रखना, पहली जो सरकार स्थापित की जाती है बलिया, सर्वप्रथम सरकार की स्थापना की जाती है केवल एक सप्ताह के लिए।
इसकी जो अवधि हमें याद रखनी है वो केवल कितनी थी, 1 सप्ताह के लिए ही बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, याद रखना है। इसके बाद में तामलुक जो मिदनापुर, तामलुक की सरकार का नाम हमें याद रखना है जातीय सरकार। कौन सी? जातीय सरकार की स्थापना कहां की जाती है? समानांतर सरकार के तहत जातीय सरकार की जो स्थापना की जाती है वो कांग्रेस के द्वारा किस स्थान पे की जाती है? जातीय सरकार की स्थापना तामलुक। और तामलुक कहां स्थित है ये बात हमें याद रखना, तामलुक मिदनापुर पश्चिम बंगाल, तामलुक मिदनापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। जातीय सरकार की स्थापना यहां की जाती है। किसके नेतृत्व में की जाती है? नेतृत्व की बात करते हैं 36 सामंत के नेतृत्व में, 36 सामंत के नेतृत्व में तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की जाती है। याद रखना है तामलुक में ही विद्युत वाहिनी दल का गठन किया गया था, याद रखेंगे। विद्युत वाहिनी दल का गठन किस सरकार में किया गया? विद्युत वाहिनी दल का गठन किया गया और यहां से ही विद्युत वाहिनी की ही एक सदस्या थी, याद रखना नाम कई परीक्षा में पूछा जाता है, मातंगिनी हजारा 73 वर्षीय एक महिला थी जो पुलिस की मुठभेड़ में मारी गई थी, जिनका संबंध किस सेना से रहेगा? विद्युत वाहिनी जो एक सेना थी जिनका संबंध कहां से रहेगा? तामलुक की जातीय सरकार से रहेगा। इसलिए याद रखना ये कि तामलुक की जो जातीय सरकार थी वहां की कौन सी सदस्य? मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा नाम की जो महिला थी वो पुलिस मुठभेड़ में मारी गई 73 वर्षीय महिला थी, जिनका संबंध हमें याद रखना है किस वाहिनी से था? विद्युत वाहिनी से। और कटक जो कहां पड़ता है? उड़ीसा में, याद रखना है कटक उड़ीसा में है, वहां पे रक्त वाहिनी संगठन की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमने पढ़ा था कि वानर सेना और मंजरी सेना थी वो तो सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। तो विद्युत वाहिनी का संबंध किससे रहेगा? तामलुक से रहेगा। उसकी एक सदस्यता 73 वर्षीय मातंगिनी हजारा जो पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गई थी। और कटक जो कहां स्थित है? आपका ओडिशा में स्थित है। वहां पे कौन सी वाहिनी का गठन किया गया? रक्त वाहिनी का गठन यहां पे किया जाता है। तो तामलुक मिदनापुर में वेस्ट बंगाल में कौन सी सरकार की स्थापना? जातीय सरकार की स्थापना। किसके नेतृत्व में? सतीश सामंत के नेतृत्व में। कौन सी वाहिनी का नाम हमें याद रखना है? विद्युत वाहिनी का गठन किस सरकार में किया गया? तामलुक की सरकार, जिसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी, जो 42 से 44 तक रही थी। 1942 से इसकी अवधि यदि हम बात करते हैं तामलुक की, तो ये 1942 से 1944 तक रही थी। 1942 से लेकर 1944 तक रही थी। इसके बाद में सतारा जो कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। सतारा कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में जो सरकार स्थापित की गई थी वो किसके नेतृत्व में स्थापित की गई? यदि हम नेतृत्व की बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के नाम हमें सतारा के लिए याद रखने हैं। दो नाम ये थे, एक तो वाई बी चौहान और दूसरा व्यक्तित्व था यहाँ पे कौन? नाना पाटिल। दूसरा व्यक्तित्व कौन था? नाना पाटिल। याद रखेंगे सभी समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबी चलने वाली सतारा सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार पहली कहां स्थापित की? बलिया में। लेकिन सर्वाधिक लंबी कहां चली? सतारा में, वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में। सतारा सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार
1943 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली कौन थी? याद रखेंगे सतारा की सरकार सबसे पहले कौन सी स्थापित की गई? बलिया की तलचर में लक्ष्मण सामंत के नेतृत्व में यहां ये सरकार स्थापित की गई। तलचर कहां स्थित है आपको पता है? तलचर ओडिशा में स्थित है। तलचर कहां स्थित है? ओडिशा में। लक्ष्मण सामंत के नेतृत्व में यह सरकार स्थापित की गई थी, याद रखेंगे। नेतृत्व में सरकार स्थापित की गई। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस किस स्थान पे समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, तो उसी के तहत ही हमने बात की थी। जो स्थान हमें याद रखने हैं, सबसे पहले जो सर्वप्रथम की गई थी वो बलिया में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1 सप्ताह के लिए चली थी। इसके बाद तामलुक में कौन सी थी? जातीय सरकार। इस तरह से हमें सतारा में याद रखनी है प्रति सरकार। सतारा में कौन सी समानांतर सरकार थी? प्रति सरकार याद रखना है, जो कहां स्थापित की गई थी? सतारा में। और जातीय कहां पे थी? तामलुक, मिदनापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। वहां पे विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। रक्त वाहिनी का गठन कहां पे किया गया? कटक, जो कहां स्थित है? ओडिशा में रक्त वाहिनी का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे। इसके बाद में मिदनापुर में नेतृत्व सतीश सामंत के नेतृत्व में किया गया। मातंगनी हजारा का संबंध किस समानांतर सरकार से रहेगा? तो हमें याद रखना है तामलुक सरकार से। वहां पे कौन सी इकाई का गठन? विद्युत वाहिनी का वहां पे गठन किया गया। सतारा की थी वो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार का नाम क्या था? प्रति सरकार। और तलचर उड़ीसा में स्थित है। लक्ष्मण सामंत के नेतृत्व में यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद की चर्चा अपन करेंगे, कुछ जो बाकी रह गया भारत छोड़ो आंदोलन की, उसकी अगली क्लास में।